बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टनरशिप फॉर्मेशन का क्वेश्चन है और छोटू एंड लंबू डिसाइडेड टू मर्ज देयर बिजनेस। अब ये जो हमारे पास मर्जर है, ये जो फॉर्मेशन है, ये बिजनेस मर्जर है, यानी कि दो बिजनेसेस मिलके यहाँ पर जो है वो एक तीसरा बिजनेस, यानी कि समझ लें कि दो बिजनेस आपस में मर्ज हो जाएंगे। एंड देयर बैलेंस शीट शोड द फॉलोइंग पोजीशन। छोटू के आपके पास कुछ एसेट्स हैं, जैसे कि यहाँ तक अगर आप देख सके तो ये एसेट्स और कॉन्ट्रा एसेट है, और ये आखिरी एक लाइबिलिटी आपके पास है। इसी तरीके से लंबू के भी आपके पास सेम सिनेरियो है कि आपके एसेट्स हैं एंड देन फिर लायबिलिटी है। ऑन जनवरी 2015 दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बाय मर्जिंग देयर बिजनेस। ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर टर्न्ड टू द न्यू फर्म ऑन द फॉलोइंग एग्रीड वैल्यूज। अब ये छोटू के कुछ एसेट्स की एग्रीड वैल्यू दे रहा है और ये लंबू के एसेट्स की कुछ एग्रीड वैल्यू दे रहा है। अच्छा, फिर कह रहे हैं दे डिसाइडेड द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 6:4। Chotu and Lambu decided their capital in partnership firm will be 1,20,000 and 1 lakh respectively, यानी कि दोनों का कैपिटल बैलेंस इन्होंने डिसाइड कर लिया। They contributed the deficiency if any from their private fund, यानी कि अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली ये कंट्रीब्यूट करेंगे। चल अब आए जरा देखते हैं इसके अंदर होगा किस तरीके से। देखिए जब बिजनेस मर्जर होगा तो उसके अंदर आपको एग्रीड वैल्यूज गिवन होंगी। कुछ उसके रूल्स मैं आपको बता दूं, वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। कि सबसे पहले रूल ये होता है कि ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज शैल बी टेकन ओवर एट देयर एग्रीड वैल्यूज। जो भी उनकी एग्रीड वैल्यूज होंगी हमेशा हम एसेट्स और लायबिलिटीज को उसी वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, अकाउंट रिसीवेबल के केस के अंदर एक एक्सेप्शन है कि अकाउंट रिसीवेबल को नॉर्मली स्टेटेड वैल्यू पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। ये क्या है, ये आपके पास बुक वैल्यूज कह लें या इसको नॉर्मली स्टेटेड वैल्यूज कहा जाता है कि ये स्टेटेड वैल्यूज हैं या फिर उसको बुक वैल्यूज कह लें, यानी कि बुक वैल्यूज के ऊपर ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल को हम स्टेटेड वैल्यू या बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं उन सबको एग्रीड वैल्यूज पे रिकॉर्ड करेंगे। चलिए आज जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज के छोटू की इन्वेस्टमेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। छोटू क्या क्या इन्वेस्ट कर रहा है, तो छोटू सबसे पहले कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, ऑफिस इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट एंड अकाउंट्स पेबल लेकर आ रहा है। अब इसके रूल्स पढ़ लेते हैं, एग्रीड वैल्यूज क्या लिखी हुई है। तो कहता है कि अकाउंट रिसीवेबल बी estimated realized 26,000, यानी अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू 30,000 दी हुई है और एक्चुअल में अकाउंट रिसीवेबल की एग्रीड वैल्यू 26,000 है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री टू बी वैल्यूड एट 42,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एग्रीड वैल्यू इज 42,000 जबकि 40,000 की इन्वेंट्री थी। ऑफिस इक्विपमेंट भी वैल्यूड एट 25,000, वन हाफ ऑफ द अमाउंट अकाउंट पेबल्स आर एक्सेप्टेड। चले आए जरा हम यहाँ पर छोटू की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करें। सबसे पहले तो कैश लेकर आ रहा है और कैश की नॉर्मली कोई एग्रीड वैल्यू नहीं होती, जो है वही पूरा लेकर आ रहा है, दैट इज 15,000 का कैश इन्वेस्ट किया है। फिर इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द स्टेटेड वैल्यू, जो स्टेटेड वैल्यू उसी पे रिकॉर्ड होगा, दैट इज 30,000। फिर इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लेकर तो आ रहा है लेकिन इसकी एग्रीड वैल्यू दी हुई है। कितनी एग्रीड वैल्यू दी हुई है, जिस वैल्यू पे एग्री किया गया हम वही रिकॉर्ड करेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू डिसाइड की गई 42,000, तो 42,000 पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसके बाद आ रहा है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट की अगर एग्रीड वैल्यू दी हुई है, जी बिल्कुल दी हुई है, ऑफिस इक्विपमेंट फिर 25,000, तो हम एग्रीड वैल्यू, अगर ऑफिस इक्विपमेंट यानी कि नॉन करंट एसेट की एग्रीड वैल्यू ना होती तो उसको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते। और ऑफिस इक्विपमेंट बुक वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला या नॉन करंट एसेट की बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। खैर हमने ये रिकॉर्ड कर दिया इसके अंदर। अब इसके बाद आते हैं जरा लाइबिलिटीज और कॉन्ट्रा एसेट। तो कॉन्ट्रा एसेट अलाउंस फॉर बैड डेट हम पहले बुक करेंगे। सर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एसेट को एग्रीड वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया, इसका मतलब अब मुझे उसका डेप्रिसिएशन अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब अलाउंस ऑफ बैड डेट के अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्रीड वैल्यू दैट इज 26,000 और डिफरेंस ले लेंगे स्टेटेड वैल्यू का यानी कि 3,000 का। तो इसका मतलब ये है कि अकाउंट रिसीवेबल आपने सोचा था 30,000 है लेकिन एग्रीड हुआ 26,000, तो ऑब्वियसली 4,000 का क्या है, वो अमाउंट है जो आप रिकवर शायद ना कर पाए, दैट इज अलाउंस फॉर बैड डेट। फिर इसके बाद अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल में क्या कह रहा है, कह रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ अकाउंट पेबल आर एक्सेप्टेड, यानी कि 32,000 है तो हमने इसकी 16,000 की लाइबिलिटी को एक्सेप्ट किया होगा। ये हमने ये तमाम एसेट्स को डेबिट कर दिया और कॉन्ट्रा एसेट और लाइबिलिटीज को हमने क्रेडिट कर दिया, और कोई एसेट या लाइबिलिटी रहता नहीं हमारे पास। तो आए जरा तमाम डेबिट में से तमाम क्रेडिट को माइनस करें, यानी कि तमाम एसेट्स में से तमाम लाइबिलिटीज को माइनस करें, दैट इज 15 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 25, 1,12,000 माइनस 20, तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज कैपिटल। और ये कैपिटल किसका है हमारे पास, छोटू का। छोटू का कैपिटल आ रहा है कितना, 92,000। अच्छा अब एक चीज सर, हमने डिसाइड किया कि छोटू कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, 1,20,000। इसका मतलब इसको मजीद डेफिशिएंसी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी,
तो एक और एंट्री हम छोटू की हाथों हाथ बना, कैश डेबिट और कैपिटल ऑफ छोटू क्रेडिट, कि छोटू को और 92 माइनस 120 यानी कि 28,000 छोटू को और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सो 28,000 से हमने फर्दर इन्वेस्टमेंट की एंट्री बनाई। इसका मतलब छोटू की इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अब आते हैं जरा लंबू की इन्वेस्टमेंट देखते हैं। लंबू क्या क्या लेकर आ रहा है? कैश है, कैश आ रहा है। कैश की नॉर्मली कोई एग्रीड वैल्यू नहीं होती, एज इट इज आएगा 20,000 कैश 20,000। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या लेकर आ रहे हैं अंदर? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल भी स्टेटेड वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाता है और अकाउंट रिसीवेबल की स्टेटेड वैल्यू 40,000। अच्छा, फिर इसके बाद और क्या है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की कोई एग्रीड वैल्यू? जी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एग्रीड वैल्यू 24,000। अच्छा, फिर इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की भी एग्रीड वैल्यू दी हुई है, दैट इज 20,000। ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट 20,000 हो जाएगा। फिर इसके अलावा 1/3 ऑफ द अमाउंट अकाउंट्स पेबल आर एक्सेप्टेड। खैर अकाउंट्स पेबल की बात कर रहे हैं, और कोई एसेट में बस नहीं। अलाउंस ऑफ बैड डेट हम लिखेंगे और अलाउंस ऑफ बैड डेट को हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया, तरीका क्या बताया कि अलाउंस ऑफ बैड डेट को कैलकुलेट करने की एग्रीड वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल माइनस स्टेटेड वैल्यू। अकाउंट रिसीवेबल की एग्रीड वैल्यू, अकाउंट रिसीवेबल एग्रीड वैल्यू कितनी है? 40,000। और सॉरी, स्टेटेड वैल्यू 40,000 और अकाउंट रिसीवेबल की एग्रीड वैल्यू कितनी दे रहा है? 39,000। इसका मतलब हमने सोचा था कि 40,000 रिकवर होंगे, लेकिन अब 39,000 एग्रीड में, इसका मतलब 1,000 का अलाउंस ऑफ बैड डेट हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये हमने पुट कर दिया। अब अकाउंट्स पेबल आएगा और अकाउंट्स पेबल के बारे में क्या कहा है कि अकाउंट्स पेबल के बारे में क्या कह रहा है इसके अंदर? 1/3 अमाउंट ऑफ द अकाउंट्स पेबल आर एक्सेप्टेड। अकाउंट्स पेबल की वैल्यू कितनी है? 30,000। 30,000 का 1/3 दैट इज 10,000। अकाउंट्स पेबल कितना हो जाएगा? दैट इज 10,000। अब कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, कैपिटल कितना है?